अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया पे हमारी बात हो रही थी और कल हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड डायग्राम डिस्कस की थी और इसकी मदद से रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने लेबर से रेलेवेंट डिस्कशन में परमानेंट और टेम्परेरी लेबर का फ़र्क देखा था और फिर हमने इसकी भी डायग्राम की मदद से रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आइडेंटिफाई करना, इस पे बात हुई थी। ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और डेप्रिसिएशन को हमने अलहदा से डिस्कस किया था। इनमें रेलेवेंट और इरेलेवेंट पार्ट कैसे आइडेंटिफाई होंगे। देन वी स्टार्टेड डिस्कशन, कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन के बाद एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन 3 में हमारी बात शुरू हुई थी, जिसमें हमने मटेरियल बी तक रेलेवेंट कॉस्ट को डिस्कस कर लिया था। तो कल के लेक्चर से कोई इशू, कल तक जो हमारी बातें हुई वहाँ से किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई फर्दर सपोर्ट चाहिए, पूछिए। हमने रेलेवेंट इस इलस्ट्रेशन 3 में हमारी रिक्वायरमेंट थी मिनिमम प्राइस बताइए। हमने मिनिमम प्राइस का प्रिंसिपल यहाँ पे सीख लिया था। किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, और हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के रेफरेंस से कैसर ने अपनी जो वर्किंग हमें दी थी, हमने उसका एनालिसिस शुरू किया था और एक एक आइटम को डिस्कस करते हुए हम उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मेजर कर रहे थे। तो हमने इलस्ट्रेशन 3 में कल मटेरियल ए और बी पे बात कर ली थी। तो क्या थी रेलेवेंट कॉस्ट ए की जनाब? 36,500 और बी की 33,000। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी, इससे आगे हमने चलना है। तो आई रिपीट, कोई इशू कल के लेक्चर से, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम मटेरियल सी पे बात करते हैं। सी में हमें कहा गया जी 1000 kg एट 50,000 kg चाहिए और कैसर के हिसाब से वो 50 रुपये पर केजी है। हमारे हिसाब से क्या बनता है, हम उसके लिए हम नोट पढ़ेंगे। सी, total amount in stock of 1000 kg was bought for 30,000 some time ago for another one-off contract that never happened. Caesar is considering selling it for 12,000 in total or using it as a substitute for another material constantly used in normal production. If used in the latter manner, अगर दूसरे मटेरियल की जगह इस्तेमाल होगा, it would save 20,000 of the other material. The current purchase price is 50. अच्छा जी, कैसर ने क्या किया कि आपको 1000 kg चाहिए। कैसर ने कैसे काम किया, 1000 kg चाहिए, उसने करंट परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। हम ऐसा नहीं करते। हमने कहा जी रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए तो असूल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इज मटेरियल इन स्टॉक? यस, 1000 kg स्टॉक में है। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट इन रेगुलर यूज? नो। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? यस। हमने कहा जी जब अल्टरनेटिव यूज है तो डायग्राम के मुताबिक आप देखोगे स्क्रैप वैल्यू क्या है, उसको कंपेयर करोगे अल्टरनेटिव यूज से सेविंग हायर, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनी? 20,000। सो मटेरियल सी की रेलेवेंट कॉस्ट इज 20,000, हायर ऑफ 12,000 और 20,000। 30,000 इज पास, दैट इज इररेलेवेंट। 30,000 का खरीदा था माजी में कभी, दैट इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट है डायग्राम के मुताबिक। मैंने आपको पहले भी कल बोला था, दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप डायग्राम पे नहीं जाएंगे, आपकी टेंडेंसी रहेगी इस 30,000 को उठा के ले जाने की, या आपकी टेंडेंसी रहेगी इस 50 रुपए को ले जाने की, जैसे कैसर ने किया। सो हमने इस टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए बार बार डायग्राम देखनी है। जब डायग्राम से क्वेश्चंस के मुताबिक हम चलेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट पे पहुंचेंगे। सो मटेरियल सी की रेलेवेंट कॉस्ट इज 20,000। मटेरियल डी की कहानी, डी चाहिए जनाब
100 लीटर, कैसर ने 25 रुपए के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाली हुई है 2500। अब हम डिस्कस करते हैं डी की कहानी और देखते हैं हमारे हिसाब से रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। 200 लीटर्स ऑफ डी ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक। हमें कितना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए? 100 लीटर। 200 स्टॉक में पड़ा हुआ है। इट इज डेंजरस एंड इफ नॉट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट टू कैसर ऑफ 100 पर लीटर। द करंट परचेज प्राइस इज 25। अच्छा जी, हमने कहा जी हम तो शुरू करेंगे कहानी वहीं से ही, डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 1, इज मटेरियल डी इन स्टॉक? जो हमें चाहिए स्टॉक में है। इज इट इन रेगुलर यूज? डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? नो। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा कहानी थोड़ी फर्क है। नॉर्मली हम कहते थे अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू में चले जाओ। स्क्रैप वैल्यू का मतलब बेच के कितने पैसे मिलेंगे, यूज करने से दैट विल बी द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पे यूज में नहीं है लेकिन क्या सेलेबल है? इसमें तो उल्टी कहानी है, इसमें तो डिस्पोजल कॉस्ट है। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, अगर सेलेबल होता था तो इस्तेमाल करने से सेल वैल्यू का नुकसान होता था। सो लॉस ऑफ सेल वैल्यू इज अ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ले लेते थे। अब यहां पे सेलेबल नहीं है, उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। अब ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट विल बी सेव्ड। यू हैव टू थिंक लॉजिकली। क्वेश्चन आपके नए नए मिलेंगे आपको, तो आपको सिर्फ लॉजिकली देखना है मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ रहा है। अगर मैं डी को इस्तेमाल करूंगा तो डी को इस्तेमाल करने से मेरी जेब पे क्या इंपैक्ट आया? तो डी को इस्तेमाल करने से मेरी जेब पे इंपैक्ट आ रहा है, मुझे 100 रुपीज पर लीटर सेव हो रहा है। कितने लीटर्स पे? 100 लीटर्स पे। पढ़ा मेरे पास 200 लीटर है, पर 200 का 200 मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। 200 में से सिर्फ 100 लीटर इस्तेमाल होगा, 100 लीटर मुझे जाया करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो 100 मैं इस्तेमाल कर लूंगा उसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो मेरी बच जाएगी। सो 100 लीटर इंटू रुपीज 100, 10,000, एंड दिस इज सेविंग। सो दिस इज ट्रीटेड एज नेगेटिव हियर। ये बाकी सारे कॉस्ट है, ये सेविंग है, इसको हम नेगेटिव फीड करेंगे। यहाँ पे मेरी कॉस्ट में कमी का बाइस बनेगा ये, ठीक है। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। मैं अगर ये 100 लीटर इस प्रोजेक्ट में डी इस्तेमाल करूंगा तो मैं ये 10,000 रुपए का खर्चा बचा लूंगा। सो बचत है ये, बचत कॉस्ट में एज इनकम नेट की जाएगी। जी, मटेरियल ए बी कल हमने देख लिया था और सी डी को हमने आज डील किया। एनी क्वेश्चन? हमने फॉलो डायग्राम को ही किया था। हम डी की डायग्राम को फॉलो करते करते स्क्रैप वैल्यू पे पहुंचे थे। हमने कहा जी डी का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, इन स्टॉक है, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू बनती है। लेकिन स्क्रैप वैल्यू तो तब निकले जब डी सेलेबल हो। यहाँ पे तो डी सेलेबल ही नहीं था, तो यहाँ पे तो उल्टा उसकी डिस्पोजल पे कॉस्ट थी। तो उस केस में डिस्पोजल कॉस्ट ऐसे मटेरियल पे थी, उसको इस्तेमाल करने से दैट कॉस्ट विल बी सेव्ड। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, यहाँ पे तो सेविंग का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो हमने इसको सेविंग एज नेगेटिव वैल्यू इन द कॉस्ट एडजस्ट की। ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया हमने। अच्छा जी, इसके बाद लेबर की कहानी शुरू होती है वन बाय वन। सबसे पहले कहानी है जी स्किल्ड लेबर की। कैसर की वर्किंग है जी 1200 आवर्स, 30 रुपए के हिसाब से 36,000। अब हम स्किल्ड लेबर का नोट पढ़ते हैं। कैसर only hires skilled labor when he needs it. ₹30 per hour is the current hourly rate. हमने अगेन डायग्राम से जाना है, परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि लेबर की कोई इशू है, हम अज्यूम करेंगे हायर कर सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा भाई जब जरूरत होती है हायर कर लेते हैं। और हायर किस रेट पे करते हो? जिसका मतलब कैसर ने वर्किंग वाहिद वैल्यू आई है जो उसने ठीक की भी है। स्किल्ड लेबर बल्कि हम पहले लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर में स्किल्ड, सबसे पहले स्किल्ड लेबर कितने आवर्स? 1200 इंटू 30, 36,000। स्किल्ड लेबर की कॉस्ट 36,000। टेम्परेरी लेबर एडिशनल टाइम कैन बी हायर्ड, कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलेवेंट।
सेमी स्किल्ड लेबर 2500 घंटे, कैसर ने 20 रुपए के हिसाब से इसकी कॉस्ट 50,000 निकाली हुई है। हम इसका नोट पढ़ते हैं। 2500 घंटे सेमी स्किल्ड के। सेमी स्किल्ड की कहानी, कैसर has a workforce of 100 semi-skilled laborers who are currently not fully employed. They are on annual contracts and number of spare hours currently available for this project are 2000. Any hours in excess of this will have to be paid for at a time and a half. The normal hourly rate is 20. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, हमें टोटल बाय द वे आवर्स चाहिए कितने सेमी स्किल्ड के? 2500। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2500 घंटे परमानेंट लेबर ने देने हैं, टेम्परेरी नहीं देने हैं? एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं परमानेंट लेबर। क्वेश्चन नंबर 2, इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? आंसर इज यस, 2000 घंटे की हद तक 2000 घंटे स्पेयर हैं। हमें 2500 चाहिए, 2000 घंटे स्पेयर हैं। इसका मतलब 2000 घंटे परमानेंट लेबर का स्पेयर टाइम से जाएगा और 500 हायर करना पड़ेगा। ठीक है जी। और एनी आवर इन एक्सेस ऑफ दिस विल हैव टू बी पेड फॉर एट अ टाइम एंड अ हाफ। 1.5 गुना रेट पे पे करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट 20 रुपए। अच्छा जी, सेमी स्किल्ड की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2000 आवर्स तो परमानेंट लेबर के स्पेयर हैं, तो 2000 इंटू 0, बाकी 500 बचे, तो 500 आवर्स का रेट होगा 20 का 1.5 गुना, मतलब 30। लीजिए जी, हमारी सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट 15,000 आई। परमानेंट लेबर का स्पेयर टाइम रेट 0, एक्सेस टाइम जो चाहिए वो 1.5 गुना रेट पे हायर होगा। 20 अगर नॉर्मल है तो 1.5 गुना 20 इंटू 1.5। अनस्किल्ड लेबर 1000 घंटे 25 के हिसाब से 25,000, ये कैसर की वर्किंग है। हम इसको देखते हैं। अनस्किल्ड की कहानी यहाँ पे है जनाब। These are temporary workers and are currently employed by Kaiser on jobs where they produce a contribution of 5 per unskilled labor hour. Their current rate is 15, although extra could be hired at 25 an hour if necessary. अच्छा जी, अनस्किल्ड लेबर कितना टाइम चाहिए? टोटल अनस्किल्ड का टाइम चाहिए आपको 1000 घंटे। हमारी कहानी शुरू होगी वहीं डायग्राम से। क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी है अनस्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? यस, एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड एट 25। अच्छा, यहाँ पे अब तवज्जो से देखिएगा। एक्स्ट्रा हायर हो सकते हैं 25 पे, लेकिन जब एग्जिस्टिंग जॉब्स का कंट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो आप डाइवर्जन की ऑप्शन को भी कंसिडर करोगे। जब एग्जिस्टिंग जॉब से कंट्रीब्यूशन दिया जाए तो आप यहां पे मेजर कर सकते हो कि भाई ये तो 25 रुपए ओवर टाइम है, नॉर्मल रेट 15 है, और प्रीमियम अगर कंट्रीब्यूशन 5 लगाओ तो डाइवर्ट करने की कॉस्ट क्या बनी? 15 जमा 5 20। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि डाइवर्ट कर लो या ओवर टाइम करवा लो। डाइवर्ट करते हो 20 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, ओवर टाइम करवाओगे 25 रुपए पड़ेगी। तो व्हाट इज योर डिसीजन? डाइवर्ट। दोनों ऑप्शन जब क्वेश्चन में दी जाएं तो हम कंपेयर करते हैं। हमने कल ऐसी इलस्ट्रेशन देखी थी। ठीक है, लेबर में हमें 2 ऑप्शन यहां पे बता दी गई हैं। डाइवर्जन का डाटा भी, अगर ये कंट्रीब्यूशन ना देता तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम लेके चल पड़ते कि हायर करना पड़ेगा, लेकिन जब उसने कंट्रीब्यूशन का डाटा दे दिया है तो फिर हमें दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना है और जो ऑप्शन चीप है उस पे हम जाएंगे। अनस्किल्ड 1000 hours into 20, it is 20,000। जी, लेबर 3 तरह की लेबर हमने कवर की। बेटा, अनस्किल्ड टेम्परेरी वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा टाइम हायर किया जा सकता है, लेकिन डाइवर्जन की ऑप्शन भी अवेलेबल है।
आप एक्स्ट्रा टाइम हायर करना चाहें तो ये उसकी कॉस्ट है, डाइवर्ट करना चाहें तो ये उसकी कॉस्ट है। हमने जहाँ पे कॉस्ट कम है उसको चूज करना है। डाइवर्ट करने में रेलेवेंट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। ओवर टाइम के अलावा डाइवर्जन का आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ओवर टाइम नहीं करवा रहे। जब ओवर टाइम नहीं करवा रहे तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग 15 है, कंट्रीब्यूशन 5 रुपये है, सो 20 रुपये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बनती है यहाँ से। और ओवर टाइम करवाते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट 25 रुपये है। आपको ऑप्शन वो लेनी है जहाँ पे कॉस्ट कम है, 20 रुपये पर आवर। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स है जी नेक्स्ट आइटम। फिक्स्ड ओवरहेड 4700 घंटे 20 रुपये पर आवर, 20 रुपये पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड। ये 20 रुपये पर आवर क्या है? OAR। और ये क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर इररेलेवेंट। इसको हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर इररेलेवेंट। ये फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है और ये फिक्स्ड ओवरहेड के ओवरहेड एब्जॉर्ब की फिगर है, दिस इज इररेलेवेंट। आगे चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर, मतलब ये जो सारी वर्किंग की है, इस वर्किंग को करने में जो खर्चे आए, रेलेवेंट और इररेलेवेंट। व्हाई इररेलेवेंट? संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर, कौन सा टेंडर? जो हमारे सामने पड़ा है, इसको बनाने में यह खर्चा लग चुका है। पास्ट कॉस्ट इज नेवर रेलेवेंट। कैसर का टाइम का 5000 इररेलेवेंट, अदर एक्सपेंसेस इररेलेवेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस मिनिमम प्रॉफिट, शुड वी टेक इट इन दिस कैलकुलेशन? नो। व्हाई नो? क्योंकि हम मिनिमम प्राइस निकाल रहे हैं और मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट इज 0। मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट। सो ये 4 आइटम जो नीचे आ रही हैं ये इसमें शामिल नहीं होनी, बाकी जो शामिल होनी थी वो हमने रिवाइज कर ली हैं। अब यहां से हम मेजर करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच इज इक्वल टू मिनिमम प्राइस। कितनी है जी? सम कीजिए यहां से। 500 लीजिए जी, ये है हमारा आंसर। मिनिमम प्राइस हमारे हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट की 150500 बनती है, जो कैसर ने 3,64,000 बनाई हुई थी। अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, मतलब आपको सिर्फ वैल्यूज देनी नहीं थी, ये वैल्यूज किस असूल के तहत आपने कैलकुलेट की हैं और ये वैल्यूज किस असूल के तहत आपने अपनी कैलकुलेशन से इग्नोर की हैं, वो असूल बताना था आपने। ठीक है, तो मैं वर्बली आपको बताता रहा हूँ। इसका आंसर अगर लिखेंगे, इसके पीछे जाके आंसर देखेंगे तो वहाँ पे इन राइटिंग ये रीजंस बताई गई हैं, लिखी हुई हैं। हमें इसके आंसर को अगर प्रेजेंटेशन पॉइंट से देखें तो ये रीजंस हमें लिखनी थी वहाँ पे पॉइंट्स में। अब सिर्फ उसने ये नहीं कहा कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन, रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली। तो हमने बैक कैलकुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है, एक्सप्लेनेशन में आपको साथ साथ देता गया हूँ। सॉरी बेटा, ये सेविंग है ना, नेगेटिव है, ये खर्चे हैं, ये सेविंग है, तो खर्चा और सरचार्ज सेविंग नेट होंगे, ऐड तो नहीं होंगे ना। ये सेव हुआ है, इज दिस सेविंग? बेटा दैट इज कॉस्ट, सेविंग दैट विल बी लॉस्ट। ये सेविंग लॉस्ट है, ये सेविंग अर्नड है। सेविंग लॉस्ट इज अ कॉस्ट एंड कॉस्ट saved is income. Saving lost is a cost and cost saved is income. ये cost saved है, ये saving lost है जी। any question? कोई और सवाल? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों पे ही। एक और इलस्ट्रेशन हमारे पास है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। Advise the managing director as to whether the contract should be allowed to proceed.
एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम, यहां पे भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। बताइए मैनेजमेंट को क्या कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड। कहानी इसकी पहले जुमले से आपको पता लग जाएगी, मैं एलैबोरेट फर्दर। अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विच टू डेट हैज कॉस्ट कंपनी 3 लाख इज अंडर रिव्यू। कंपनी एक रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है जिसपे ऑलरेडी 3 लाख रुपए लग चुके हैं। टू डेट 3 लाख रुपए लग चुका है, इज अंडर रिव्यू। अब हम रिव्यू कर रहे हैं उसको, और हमसे रिक्वायरमेंट में बताया गया रिव्यू करके हम जानना क्या चाहते हैं कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है कि नहीं करना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हम कुछ काम कर चुके हैं, 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और अब हम आके सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें या यहीं पर ठप कर दें। दिस इज द क्वेश्चन। और पहला असूल हम इसको आगे पढ़ने से पहले यहीं पर ही इस्टेब्लिश अगर कर ले कि भाई 3 लाख जो लग चुके हैं संक, वो हमारी डिस्कशन में नहीं आएगी। हमने फैसला करना है आगे चलें या ना चलें। तो भाई आगे चलें या ना चलें, दैट डिपेंड आगे चलने में खर्चा कितना है और आगे चलने में फायदा कितना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू प्रोसीड, अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा तो क्या होगा, इट विल बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। द रिजल्ट वुड देन बी सोल्ड टू गवर्नमेंट एजेंसी फॉर 6 लाख। अगर 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लोगे तो गवर्नमेंट से 6 लाख रुपए की फीस ले सकते हो, रेवेन्यू ले सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। तो ये तो आ गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का फायदा, ठीक है। अगर कंप्लीट करें तो 6 लाख का फायदा हो सकता है। शोन बिलो आर द एडिशनल एक्सपेंसेस विच द मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टिमेट विल बी नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क। ये तो हमने कहा जी 3 लाख तो इरेलेवेंट है, इसको तो निकाल दो। ये है इनकम और ये है नीचे डिटेल एडिशनल एक्सपेंसेस के, इनको कंपेयर कर लो। हमने कंपेयर करना है 6 लाख को एडिशनल एक्सपेंसेस टू कंप्लीट, कि अगर हम इस 6 लाख को कमाना चाहते हैं तो फ्यूचर में क्या खर्चा करना पड़ेगा हमें। उस फ्यूचर के खर्चे को 6 लाख से कंपेयर करके फैसला करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है खर्चे से तो हम कहेंगे प्रोसीड करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया इससे तो हम कहेंगे प्रोसीड ना करो। दिस इज इरेलेवेंट, इसकी बात हमने नहीं करनी। दिस इज संक कॉस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने 6 लाख की इनकम, उसमें से, बल्कि मैं अगर आंसर प्रेजेंट करूं तो आंसर विल लुक लाइक इलस्ट्रेशन 4 प्रोसीड्स ऑन कंप्लीशन 6 लाख, इसमें से लेस करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस, additional expenses for completing contract। ठीक है जी। तो यहां से हम फिर कंपेयर कर लेंगे, ये प्रोसीड्स हैं, कॉस्ट इसमें से लेस करते जाएंगे, नेट देख लें एंड में क्या बचता है, इनकम है या कॉस्ट है। अच्छा, एडिशनल एक्सपेंसेस की आइटम्स पढ़ते जाते हैं और यहां से फिर रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। Material. This material for the contract has just been purchased, past tense, at a cost of 1,20,000। 1,20,000 में हमने मटेरियल जस्ट खरीदा है, माजी है, संक, इसको तो नहीं लेना। आगे चलो, it is toxic। If not used in this contract, it must be disposed of at a cost of 10,000। तो इसका मतलब रेलेवेंट इज सेविंग, बिल्कुल ठीक है जी। तो मटेरियल की बात करें हम तो पहली आइटम हमारी मटेरियल है और इसकी 10,000 की सेविंग है। कॉस्ट आएगी तो नेगेटिव देंगे, इनकम में ये भी इनकम है, ठीक है जी। मटेरियल की सेविंग है। 1,20,000 इज संक, दैट इज पास्ट, इसको छोड़ दिया। हमने फ्यूचर की बात करनी। फ्यूचर की बात क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बंद किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट बंद किया तो मटेरियल को हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 10,000 का खर्चा करके। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को चलाने में हमें 10,000 का फायदा है, हम मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट चलाओगे तो 6 लाख यहां से मिलने हैं और 10,000 ये भी बच जाएगा। कॉस्ट सेव्ड इज इनकम। ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो सेव्ड है। आउटफ्लो सेव्ड इज आल्सो इनकम।
बड़ा एक फेमस मुहावरा है, अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। आप अपना खर्चा बचा लो या कुछ कमा लो, एक ही बात है। सो मटेरियल की कहानी हमने डील की। लेबर, अच्छा लेबर की कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आई वॉन्ट योर इनपुट, तसल्ली से पढ़िएगा और बड़ा समझदारी से इसका मुझे जवाब दीजिएगा। स्किल्ड लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। The workers concerned were transferred to the contract from a production department, and at a recent meeting, the production manager claimed that if men were returned to him, they could generate sales of 3 lakh in the next year. The prime cost of these sales would be 2 lakh, including 80,000 for the labor cost itself. The overhead absorbed in this production would be 40,000. लीजिए जी, ये लेबर की कहानी है। इन 3-4 जुमलों से आपने लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और आप निकालेंगे डायग्राम की मदद से। लेबर की डायग्राम सामने लाइए और फिर यहाँ से मुझे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर निकाल के दीजिए। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जाननी है आपको। पहला सवाल, लेबर परमानेंट या टेम्परेरी? कैसे पता लगा? क्यों? परमानेंट लेबर हार्ड टू रिक्रूट नहीं होती। हार्ड टू रिक्रूट से मुराद क्या है? एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड। हार्ड टू रिक्रूट से मुराद है एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड। तो एडिशनल टाइम को नो यहां पे भी है, एडिशनल टाइम को नो तो यहां पे भी है। कहानी उसने बताई है जी, वो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी काम कर रहे थे, वहां से आपने उनको इस रिसर्च डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया है, डाइवर्ट हुए में है। तो डाइवर्ट तो परमानेंट भी होता है, डाइवर्ट तो टेम्परेरी भी होता है। क्यों? डाइवर्ट सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, डाइवर्ट सिर्फ फिक्स्ड होते हैं। डाइवर्ट तो ये क्या है, ये डाइवर्जन की कहानी थी ना, यहाँ पे डाइवर्जन ही हो रही है ना ये भाई। जब ये नो और एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड, इसका मतलब क्या कि डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड मतलब डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये डाइवर्जन की कहानी है। डाइवर्ट तो टेम्परेरी भी होता है, डाइवर्ट तो परमानेंट भी होता है। आमतौर के बात नहीं बेटा, हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये असम्पशन तो बेटा तब लोगे ना जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। मैं यही तो बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसको पिक क्यों नहीं कर रहे? लेबर कॉस्ट यहां पे फिक्स्ड है या वेरिएबल है? कैसे पता लगा? कितनी है लेबर कॉस्ट? फिक्स्ड है या वेरिएबल है? कैसे पता लगा? क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट का है इसलिए फिक्स्ड है। क्योंकि लेबर प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है इसलिए फिक्स्ड है। लेबर प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बाय बिहेवियर? और लेबर कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो लेबर क्या हुई? क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, एक एक वर्ड पे तवज्जो करना सीखो। उसने आपको बताया हुआ है कि लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है और प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब लेबर की सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है।
और ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। ये हमारी बात बड़ी पुरानी हुई हुई है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल, और अगर लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है तो इसका मतलब लेबर टेम्परेरी है। अब आपका क्वेश्चन बनता है जी, टेम्परेरी लेबर है, हार्ड टू रिक्रूट है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनी? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग 80,000 और कंट्रीब्यूशन इज 3 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है जी। सो हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन लॉस 3 लाख माइनस 2 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग 1,80,000। ये है खर्चा लेबर का। टेम्परेरी लेबर, हार्ड टू रिक्रूट, रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। 80,000 कॉस्ट ऑफ हायरिंग है और ये है कंट्रीब्यूशन लॉस। अच्छा, अब जरा एक था तवज्जो कीजिएगा जरा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको फिक्स्ड और टेम्परेरी में द कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन को हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी में हमें कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन क्या बनाई है? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस 1,80,000। अगर परमानेंट हो तो कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन क्या होती है? ओनली कंट्रीब्यूशन लॉस। अगर परमानेंट हो तो ओनली कंट्रीब्यूशन लॉस। अब ध्यान से जरा देखिएगा, अगर ये टेम्परेरी है तो ये लेबर कॉस्ट यहां पे शामिल है ना, क्योंकि टेम्परेरी लेबर की वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएबल है और वेरिएबल यहां पे शामिल है। अगर ये लेबर परमानेंट होती तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या 2 लाख होती? मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती? 1,20,000। तो कंट्रीब्यूशन लॉस कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन, टेम्परेरी लेबर डाइवर्ट हो या परमानेंट लेबर डाइवर्ट हो, कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन सेम है, 1,80,000। ठीक है। यहां पे चूंकि कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में लेबर कॉस्ट भी माइनस होगी तो यहां पे लेबर कॉस्ट ऐड कर दी हमने, और परमानेंट लेबर के केस में कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में लेबर कॉस्ट माइनस नहीं हुई, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं यहां पे। ठीक है। ये है वेरिएबल कॉस्ट जब लेबर टेम्परेरी है, और ये है लेबर कॉस्ट जब लेबर, वेरिएबल कॉस्ट जब लेबर परमानेंट है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर लेबर परमानेंट है तो लेबर सैलरी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर लेबर टेम्परेरी है तो लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है जी। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन है टेम्परेरी लेबर के साथ, और ये कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन है परमानेंट लेबर के साथ। इट्स द सेम, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। सो वहां पे मैंने कहा था ना, आपको लगता है भाई एक जगह कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऐड कर रहे, एक जगह नहीं कर रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेचर ऑफ द कॉस्ट है। क्लियर जी। तो वेल हमारे केस में दिस इज द केस, दिस इज हाउ वी प्रेजेंट। हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे अपनी लेबर की कॉस्ट, 1 लाख जमा 80,000, 1,80,000। जी, एनी क्वेश्चन? ये कैलकुलेशन हमारे लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए यहां पे प्रेजेंट की। एनी क्वेश्चन? लेबर से डील किया, रिसर्च स्टाफ, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट व्हेन वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस का मतलब खत्म होगा, द रिसर्च डिपार्टमेंट विल बी क्लोज्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का कॉन्ट्रैक्ट है, जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम खत्म होगा रिसर्च डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा। रिसर्च वेजेस फॉर द ईयर आर 120,000 एंड रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे। रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे होती है कि जब आप स्टाफ को फारग करते हो, जब स्टाफ को नौकरी से निकालते हो डिपार्टमेंट बंद करने पे। तो उसने कहा जी इट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 30,000 नाउ और 70,000 इन 1 ईयर टाइम।
आज डिपार्टमेंट बंद करोगे 30,000 देके फारिग करना पड़ेगा, 1 साल डिपार्टमेंट चला के फारिग करोगे तो रिडेंडेंसी की मद में 70,000 देना पड़ेगा। अब हमने यहां से कैलकुलेट करना है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाते हैं तो रिसर्च स्टाफ की मद में हमें कितना खर्चा रेलेवेंट है हमारे लिए। डिसीजन देखो, क्लोज नाउ वर्सेस क्लोज इन 1 ईयर, यही है ना कहानी। तो जनाब आज क्लोज करो वर्सेस 1 साल में क्लोज करो, आपकी जेब पे क्या बोझ पड़ रहा है इजाफी? तसल्ली से दोबारा तीसरी बार जुमला पढ़ो और फिर मुझे जवाब दो। आज क्लोज करो वर्सेस 1 साल बाद क्लोज करो ये डिपार्टमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो और 1 साल बाद क्लोज करो, तो आपकी जेब पे क्या बोझ पड़ रहा है? जी भाई, अगर आप आज बंद करोगे तो आपको सिर्फ 30,000 पे करके बंदे घर भेज देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं 1 साल काम करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूं तो 1,90,000 1 साल काम करने की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और 1 साल बाद पैसे रिटायरमेंट पे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, 1,90,000। तो हमारी सेहत पे असर क्या पड़ा? 1,20,000 जमा 70,000 माइनस 30,000, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का बोझ मेरे ऊपर क्या आया? 1,60,000। ये है बर्डन फॉर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये है जी एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम रिसर्च स्टाफ की बात करें, 1,20,000 1 साल काम करवाओगे तो उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी और 40,000 इजाफी देना पड़ेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ जाएंगे 1 साल एडिशनल काम करने से। चूंकि रिटायरमेंट बेनिफिट जितनी आपकी जॉब की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होती जाती है, लंबी होती जाती है, उतने रिटायरमेंट बेनिफिट आपके ज्यादा होते जाते हैं। तो 1 साल मजीद काम करवाने से रिटायरमेंट बेनिफिट में भी 40,000 का इजाफा आएगा। आगे चलें रिसर्च स्टाफ से। इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइजेज अ स्पेशल माइक्रोस्कोप विच कॉस्ट 36,000 3 years ago। 36,000 का हमसे कोई ताल्लुक है? नो। इट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 इन अनदर 2 years। 2 साल बाद 6,000 की बिकेगी। 2 साल बाद, हमारा कोई 2 साल बाद से कोई ताल्लुक है? नो, हमारा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलिए। एंड अ करंट डिस्पोजल वैल्यू 16,000, आज 16,000 की बिकती है। यस, दिस हैज सम रेलेवेंस, क्योंकि हम यही तो कंसिडर कर रहे हैं कि आज बंद करें या 1 साल और चलाएं, तो इसकी कुछ रेलेवेंस है। इफ यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट डिस्पोजल वैल्यू इन अ ईयर टाइम विल बी 12,000। 1 साल चला के बेचोगे तो 12 की बिकेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का बोझ मेरी जेब पे क्या आया? 4,000। यही कंसिडर कर रहे हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें या अभी बंद कर दें। अभी बंद करेंगे तो मशीन 16 की बिकेगी, कंप्लीट करके बेचेंगे तो 12 की बिकेगी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की कॉस्ट मुझे पड़ी 4,000। सो इक्विपमेंट की कॉस्ट, इक्विपमेंट की मद में मुझे 4,000 का खर्चा पड़ेगा। 16,000 की आज बिकती है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए 1 साल और इस्तेमाल कर लेंगे तो 12,000 की बिकेगी। इसका मतलब 4,000 का नुकसान, 4,000 की कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आई विल हैव टू बियर इफ आई वांट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। इक्विपमेंट ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, आपने नया नहीं खरीदा। और हम कैश फ्लो टर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कैश फ्लो टर्म में बात कर रहे हैं। मेरी जेब पे कैश बर्डन क्या आ रहा है?
क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट हमने डिस्कस किया था कैश कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन का स्पेसिफिक सिनेरियो में डिस्कस किया था, वो उस केस में जब आप डिसीजन की वजह से मशीन खरीदें, तो ये मशीन आप डिसीजन की वजह से खरीद नहीं रहे, ऑलरेडी आपके इस्तेमाल में है। बेटा यूज कर रहे हैं, मशीन यूज हो रही है, बट रेलेवेंट इसमें पॉइंट यही बनता है कि ये मशीन आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, हमारे फैसले की वजह से नहीं खरीदी जा रही। मशीन की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट तब है जब मशीन आपके फैसले की वजह से खरीदी जा रही हो। हमारा फैसला अभी बंद करें या 1 साल चलाएं, इसमें मशीन की खरीदारी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। शेयर ऑफ जनरल बिल्डिंग सर्विस, द कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद 7,000 पर एनम टू कवर जनरल बिल्डिंग एक्सपेंसेस। चार्ज का मतलब ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में 70,000 सालाना ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड आर नेवर रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बंद करेंगे तो ये खर्चा हमारा बच जाएगा। जैसे आप लोग 4 बच्चे एक हॉस्टल का कमरा शेयर कर रहे हैं, जिसमें हर बच्चे को 2,500 पर बच्चा किराया चार्ज हो रहा है। ये वो कहानी है। 10,000 किराया कमरे का, 4 बच्चे कमरा शेयर कर रहे हैं, एक बच्चे को 2,500 का रुपए किराया चार्ज हो रहा है। एक बच्चा अगर कमरे से निकल जाएगा तो क्या किराया कम हो जाएगा कमरे का? किराया तो 10,000 ही है। तो ये वो कहानी है कि अगर हम एक डिपार्टमेंट बंद कर देंगे तो ये 70,000 का जो चार्ज हो रहा है, ये खर्चा तो होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। फर्क कहां से पड़ता है? अगला जुमला पढ़िए। इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 14,000। 70,000 का खर्चा, उसमें कुछ नहीं होना, लेकिन होना क्या है कि भाई जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जो कमरा कॉन्ट्रैक्ट की टीम इस्तेमाल कर रही है, वो कमरा हम किराए पे दे देंगे और हम उससे 14,000 सालाना किराया कमा सकते हैं। नाउ इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कि कमरा अब उसके 2 इस्तेमाल हैं, एक किराए पे दे दो, एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो 1 साल तक और वह इनकम फोरगो कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का मतलब 14,000 की इनकम फोरगो, रेंट फोरगोन। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे 14,000 का किराया हमें फोरगो करना पड़ेगा। लीजिए जी, यहां से देखिए नेट इनकम है या नेट में कॉस्ट है। यहां से इनकम से शुरू कीजिए, ये सारी वैल्यूज एडजस्ट करते जाइए, टोटल यहां तक पहुंचिए। 252,000 की इनकम है। सो हमारा डिसीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे चलोगे तो आगे चलने में खर्चा होने हैं ये जनाब, और इनकम आनी है ये नेट 2,52,000 की इनकम ज्यादा आनी है। इसका मतलब हमें आगे चलने में फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में फायदा है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमने इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट की, इलस्ट्रेशन 4 भी कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी होम असाइनमेंट में रहेगा, दैट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। शायद जो इलस्ट्रेशन हमने की हैं उन्हीं के लेवल का सवाल है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे इस चैप्टर के।
क्वेश्चन नंबर 2, फजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, कैफ लेवल पे हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ये सीफैप लेवल का सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन जो वहाँ पे आए उनमें से उठाया गया है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट यूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर अक्सर यूज करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्री एंड स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। रेलेवेंट कॉस्ट सिस्टम के तहत हमें रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट बनानी है। रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के तहत रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है जॉब की, और फिर फैसला देना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Fazal Industries is currently negotiating a contract to supply its product to Kmart, a large chain of departmental stores. Kmart finally offered to sign a 1-year contract at a lump sum price of 19 million. Kmart ने प्राइस ऑफर कर दी 19 मिलियन की। The cost accountant of Fazal Industries believes that the offered price is too low. However, the management has asked you to reassess the situation. The cost accountant has provided you the following information. Cost accountant ने अपनी जो वर्किंग बनाई है उसने हमसे शेयर की। Cost accountant ने X, Y, Z मटेरियल की कॉस्ट मेजर की है। ये नोट हमें बताए गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। कॉस्ट अकाउंटेंट ने लेबर में सुपरवाइजरी, स्किल्ड, अनस्किल्ड उनकी कॉस्ट मेजर की है। ओवरहेड्स की कॉस्ट मेजर की है, और ये उसने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। सो इस बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटेंट ने ना कर दिया। उसने कहा जी कॉस्ट बन रही है इस प्रोजेक्ट की 20.7 मिलियन, प्राइस ऑफर हो रही है 19 मिलियन, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कहा गया है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे इस फैसले को रीसेस कीजिए, मतलब ये कॉस्ट को रिवाइज कीजिए रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां पे उसने हिंट में दे दिया है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे नहीं बनी हुई। जैसे ये 2 वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट पे बताई हुई हैं। बाकी हमें हर आइटम का नोट पढ़ना है, उस नोट को पढ़ के हमने इन वैल्यूज को रेलेवेंट कॉस्ट टर्म्स में रिकैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और फिर हम जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट निकलेगी उसको इस 19 मिलियन से कंपेयर करके फैसला देंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे या नहीं। हम 1 बाय 1 एक एक नोट पढ़ते जाएंगे, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, मटेरियल जेड, और उसका फैसला करते जाएंगे कि उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, और हमारी आइटम्स हैं मटेरियल में एक्स, वाई, जेड, लेबर में सुपरवाइजरी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, और उसके बाद हैं ओवरहेड्स। ये आइटम्स हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और उसको ट्रीट करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्स। नोट नंबर 1 एक्स को रिलेट करता है जी, ये नोट नंबर 1 एक्स को रिलेट करता है। मटेरियल एक्स इज अवेलेबल इन स्टॉक, इट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अ सब्स्टिट्यूट इज करंटली अवेलेबल एट 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्स। अच्छा जी, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स यहाँ पे जो लिया गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिया गया है। हम इसको फॉलो करेंगे डायग्राम से। Is material X in stock? Yes, sir. Yes. Is it in regular use? No, sir. No. Does it have an alternative use? Yes. Alternative मतलब इसका substitute available है जिसकी जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, अब हमने देखना है वो substitute कितने का आता है जिसकी जगह ये X इस्तेमाल हो सकता है। उसने कहा जी वो substitute आता है 20% कम में इसकी कॉस्ट 12 लाख, दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। ये एक्स जो है 15 लाख का 80%, 12 लाख
12 लाख। दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एक्स। हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेजर कर रहे हैं। एक्स की रेलेवेंट कॉस्ट 12 लाख। 15 लाख तो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसने कहा अब इसकी जगह एक मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो 20% कम में मिल जाता है। इसका मतलब मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं 80% कॉस्ट बचा सकता हूं ना, कॉस्ट सेविंग लूंगा मैं। इसको मैं किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल करूं तो मैं 80% कॉस्ट सेव कर सकता हूं अल्टरनेटिव यूज में डाल के। दिस इज माई रेलेवेंट कॉस्ट। बाय सेकेंड आइटम, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 13,50,000 रुपये यहां मेंशन किया गया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो कभी रेलेवेंट नहीं होती। नोट नंबर 2 इसका पढ़ते हैं जी। Material Y was ordered for another contract but is no longer required. Its NRV is 14,70,000. Material is in stock, not in regular use. Relevant cost is NRV. NRV या scrap value 14,70,000. उसने 13,50 ली हुई है, 13,50 नहीं 14,70,000। रेलेवेंट कॉस्ट हमने असूल के तहत डायग्राम से निकालनी है। हमने इस स्टेटमेंट के किसी रैंडम नंबर को पिक नहीं करना। हमने स्टेटमेंट से फैक्ट्स लेने हैं, उन फैक्ट्स को हमने डायग्राम में फीड करने हैं। डायग्राम हमें बताएगी व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो यहां से हमें पता लग रहा है हमारी रेलेवेंट कॉस्ट 14,70,000। मटेरियल जेड नॉट इन स्टॉक, और जब ना हो तो रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड वी अज्यूम कि शायद ये कॉस्ट ऑफ बाइंग ही है। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ बाइंग ही है। 22 लाख 50,000। जी, एनी क्वेश्चन? स्किल्ड लेबर नोट नंबर, ये हम इसका नोट किया जी, ये 6 है। हम पहले सुपरवाइजरी का नोट 6 पढ़ते हैं जी। नोट 6 ये है जी। 2 new supervisor will be hired for this contract at 15,000 per month. The present supervisor will remain employed whether the contract is accepted or not. तो भाई हम सुपरवाइजर सैलरी होती है फिक्स्ड, और फिक्स सैलरी हमने पढ़ा था। फिक्स कॉस्ट जो है सिर्फ जो इंक्रीमेंटल इजाफी किसी प्रोजेक्ट की वजह से हो, सिर्फ वही रेलेवेंट है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से, ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट है? 1 साल का। इस प्रोजेक्ट की वजह से आपको 2 वर्कर्स, 2 सुपरवाइजर हायर करने हैं 15,000 पर मंथ पे। सो सुपरवाइजर सैलरी 15,000 पर मंथ के 2 सुपरवाइजर 1 साल के लिए 3,60,000। यहां पे शायद 8,10,000 जो ली गई है, इसमें एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर की सैलरी भी डाल दी गई है जो कि इररेलेवेंट है, क्योंकि उसने बताया एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर तो हमारे साथ काम करते रहेंगे, हम ये प्रोजेक्ट लें या ना लें। तो हमें तो सुपरवाइजर सैलरी फिक्स कॉस्ट वो लेनी है जो इजाफी है, जो इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें पे करनी पड़ेगी कॉस्ट, जो हमारी जेब से इस प्रोजेक्ट की वजह से पैसा जाएगा, ओनली दैट। The new supervisors will be hired for this contract at 15,000 per month. Normally, यहाँ पे ईच का वर्ड मिसिंग है, बट नॉर्मली जो सैलरी बताई जाती है पर मंथ वो हमें पर पर्सन बताया जाता है। न्यू सुपरवाइजर यहाँ पे कॉस्ट या सैलरी या ईच का वर्ड, यस यू आर राइट, मिसिंग है। अगर मेरे साथ कोई बात, अगर आप यहाँ पे 2 नहीं भी लगाते तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। दोनों चीज़ें आपकी सही कंसिडर होनी चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, तो 2 लगाएं या ना लगाएं, दोनों सूरतें में आपको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। दिस इज ambiguity in this question. जी, any question?
अच्छा जी, हम पहले हम इस अनस्किल्ड को डील करते हैं। अनस्किल्ड का नोट किधर है? अनस्किल्ड विल हैव टू बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग है। अनस्किल्ड की कॉस्ट ऑफ हायरिंग है 22,50,000। अच्छा जी, हमने अभी स्किल्ड यहाँ पे सिर्फ होल्ड किया है। स्किल्ड को मैंने इंटेंशनली होल्ड किया है क्योंकि स्किल्ड की जो डिस्कशन है वो मेरी थोड़ी डिफरेंट है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है उससे। आखिरी बात रहेगी ओवरहेड, और ओवरहेड का नोट नंबर 7 है। नोट नंबर 7, दीज इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। मतलब स्किल्ड लेबर का 100% इसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल हैं, तो वो तो वे इरेलेवेंट। ठीक है जी, इसमें जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड शामिल हैं वो तो है इरेलेवेंट। बाकी कहानी क्या है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 875,000 which would only be incurred if the contract is accepted have been included in determining the above absorption rate। उसने कहा जी absorption rate में ये 8,75,000 भी शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा जी, ये रेलेवेंट है। अब कहानी ओवरहेड की क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पे हमें टोटल ओवरहेड बताए गए हैं 8.5 मिलियन। इसमें ये अमाउंट एब्जॉर्ब की है, इसको निकाल दो अगर, तो बाकी क्या बचा? बाकी वेरिएबल बच गया। टोटल ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल दिया तो बाकी वेरिएबल बचा। वेरिएबल तो रेलेवेंट होते हैं, वेरिएबल तो रेलेवेंट है, लेकिन फिक्स्ड रेलेवेंट है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होंगे। कितने हैं? 8,75,000। ये रेलेवेंट नहीं है, इसको निकालो। रेलेवेंट है ये, इनको डाल दो। जी जनाब, 5325,000। नीचे जी, अब आखिरी डिस्कशन हमारी सिर्फ स्किल्ड लेबर की रह गई है, बाकी सारी आइटम्स हम कवर कर चुके हैं। यहां से हम इसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे और इसको कंपेयर करेंगे प्राइस ऑफर्ड से 19 मिलियन, और देखेंगे हमें प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट में या लॉस है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, हम रेलेवेंट कॉस्ट इधर से सम करके लाएंगे और उसको प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस यहां पे रिपोर्ट कर देंगे। अब मेरे पास सिर्फ स्किल्ड लेबर की वैल्यू रहेगी। यहां पे मैं फिर तवज्जो दिला दूं, अगर आपको स्किल्ड लेबर का पॉइंट समझ नहीं आया, आप यहां पे जो मर्जी वैल्यू लिख के क्लोज करो सवाल को, डिसीजन नीचे दे दो। आपका सिर्फ एक्स का 1 या 2 नंबर कटेगा, बाकी पूरे डिसीजन के नंबर आपको पूरे मिलेंगे जो भी फैसला आप करोगे। ठीक है, लर्न टू कंप्लीट द क्वेश्चन। उसने हमसे फैसला मांगा है, हमसे डिसीजन मांगा है, तो हमें डिसीजन तक जाना है। डिसीजन हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की बेसिस पे बताएंगे, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है, फिर हमने डिसीजन लिखना है ताकि ये डिसीजन के नंबर भी हम ले सकें। डिसीजन जाहिर बात है, प्रॉफिट है तो हम कहेंगे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो, और अगर लॉस है तो हम कहेंगे ऑर्डर रिजेक्ट कर दो। पर प्रॉफिट या लॉस की फिगर सही है या गलत है, इसके डिसीजन के मार्क्स पे कोई असर नहीं आएगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे? जी आखिरी पॉइंट हमारा स्किल्ड लेबर का रह गया है, बाकी सारी डिस्कशन कंप्लीट। एनी? बेटा जुमला पढ़िए, उसने क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। पढ़ने में आपका हल है, यहां पे देखने में, इसको घूरने में हल नहीं है। हल कहां पे है? यहां पे। इसको पढ़िए, इसने जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मैंने उसको फॉलो किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे असूल पता है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेलेवेंट नहीं होते। उसने मुझे कहा है इसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल हैं, कितने? 100% ऑफ लेबर। तो मैंने कहा ये तो रेलेवेंट नहीं, इनको निकाल दो। फिर मुझे पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ वो रेलेवेंट होते हैं जो इजाफी होते हैं। उसने कहा इतने ओवरहेड इजाफी हैं, मैंने ऐड कर दी। ये एब्जॉर्ब किए गए थे, निकाल दिए, और इन एब्जॉर्ब्ड में ये शामिल हैं जो कि रेलेवेंट है, मैंने ऐड कर दिए। जब मैंने टोटल ओवरहेड में से ये वैल्यू लेस की, ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड आ गए। वेरिएबल ओवरहेड सारे रेलेवेंट होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ जो इजाफी हैं वो रेलेवेंट है, मैंने वो इजाफी ऐड किए। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट की कहानी। लेबर कॉस्ट का पॉइंट मैंने आपको एंड में इसलिए रखा कि जैसे मैंने कहा कि आपके जो एग्जामिनर का सलूशन है, मेरा उससे थोड़ा डिसएग्रीमेंट है।
we will try to reason out the treatment जो हमने यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो स्किल्ड लेबर उसने जी 4.05 मिलियन की कॉस्ट लगाई हुई है। कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा बात सुन ले, बात से समझ नहीं आएगी तो उसको तो समझ पता आए ना आए, तुझे समझ नहीं आएगी, फिर ढूंढते फिरोगे कि क्या किया क्या। स्किल्ड लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स which are presently operated by semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000 per month। अच्छा बात क्या है, वो कहते हैं स्किल्ड लेबर जो है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे इसके अलावा किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर सकती है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे? जहां पे ऑलरेडी सेमी स्किल्ड काम कर रही है। सेमी स्किल्ड की जगह स्किल्ड लेबर काम कर सकती है। और वो कहता है जी सेमी स्किल्ड टेम्परेरी बेसिस पे हायर हुई भी है और उनको हम 3,25,000 पर मंथ पे कर रहे हैं और कंपनी उनको 1 महीने के नोटिस पे घर भेज सकती है। अच्छा, जो कहानी यहां पढ़ी, अगर इस कहानी को पढ़ते रह गए तो खो गए। मैंने को क्या किया, कहानी पढ़ो, डायग्राम पे चले जाओ। पहला सवाल क्या है, परमानेंट या टेम्परेरी? भाई हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी लेबर का जुमला उसने सेमी स्किल्ड के बारे में लिखा है। हमें फैसला करना है हमारी जो स्किल्ड लेबर है, क्योंकि हम स्किल्ड लेबर की कॉस्ट जानना चाहते हैं, स्किल्ड लेबर हमारी परमानेंट है या टेम्परेरी? कैसे पता लगा? स्किल्ड लेबर महंगी होती है या अनस्किल्ड महंगी होती है? स्किल्ड महंगी होती है। और वो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि स्किल्ड लेबर से अनस्किल्ड का काम करवा लो। महंगी लेबर से सस्ती लेबर वाला काम क्यों करवाओ भाई? क्योंकि महंगी लेबर परमानेंट है और सस्ती वाली लेबर टेम्परेरी है। मतलब आप महंगी वाली लेबर को पैसे देके फारिग बिठाई रखो और सस्ती वाली लेबर को एडिशनल पैसे देते रहो, तो उससे अच्छा नहीं है सस्ती वाली को घर भेजो, महंगी वाली जिसको पैसे देने ही देने हैं उनसे वाला काम करवा लो। तो यहां से क्लियर हमें हिंट मिल रहा है कि हमारी जो स्किल्ड लेबर है वो परमानेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है उसका इस्तेमाल एक हमारे पास है, यहां पे इस्तेमाल कर लो, और दूसरा क्या है, सेमी स्किल्ड की जगह कहीं और इस्तेमाल कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। स्किल्ड लेबर जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो सकती है वो कहीं और सेमी स्किल्ड की जगह भी काम कर सकती है, लेकिन जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे तो फिर सेमी स्किल्ड की जगह काम नहीं करेगी। अगर वो सेमी स्किल्ड की जगह काम करेगी तो सेमी स्किल्ड को हम घर भेज सकेंगे। सेमी स्किल्ड को घर भेजेंगे तो उनका खर्चा बच जाएगा। मतलब हम स्किल्ड लेबर से इस्तेमाल करके सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट बचा सकते हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वो सेविंग विल बी लॉस्ट। वो कितनी सेविंग है जो लॉस हो जाएगी? 3,25,000 पर मंथ। कितने महीने? 11 महीने, क्योंकि 1 महीने का तो नोटिस देना पड़ेगा ना। तो हमारी जो रेलेवेंट कॉस्ट स्किल्ड लेबर की बनेगी, स्किल्ड लेबर की मदद से हम 3,25,000 इंटू 11 ये कॉस्ट सेविंग ले सकते हैं अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें। ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये सेविंग विल बी लॉस्ट। दिस बिकम्स द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी? सॉरी 3,575,000। लीजिए जी, अब इसका सम कीजिए, ये टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 166,12,000 और आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है कितना? वन सिक्स फोर थ्री जीरो और कितना फायदा है जी? कॉन्ट्रैक्ट करने में फायदा है कितना? बेटा ये प्राइस है, ये कॉस्ट है, फायदा है कि नहीं?
2570 000। तो हमारा डिसीजन है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। जो उनके अकाउंटेंट ने कॉस्ट बनाई थी वो ये थी 20.7 मिलियन, उसको वो प्राइस 19 मिलियन से कंपेयर करके कह रहा था नुकसान है छोड़ दो। हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत प्राइस बनाई है ये, हमें प्राइस से हमारी कॉस्ट बनी है ये, हम इसको प्राइस से कंपेयर करें, हमें लग रहा है फायदा है, हम कह रहे हैं एक्सेप्ट करो। जी, एनी क्वेश्चन? रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत हमने ये फैसला किया। ये ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा, आपके एग्जामिनर की ट्रीटमेंट से फर्क है। एग्जामिनर ने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही नहीं किया, उसने इसी को रेलेवेंट कॉस्ट अपने सोल्यूशन में ट्रीट कर लिया। और ये वो सोल्यूशन है, अगर आपको एक स्टेप समझ नहीं आया तो सवाल तो पूरा करना है ना भाई। तो वैल्यू जो मर्जी उठाओ यहाँ से डालो, सवाल पूरा करो। तो उसने वो वाली अप्रोच लगाई हुई है, उसको शायद समझ नहीं आई का सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है, तो जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वही वैल्यू डाल के उसने सवाल पूरा कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज हमारी एग्जामिनर से टाई अप हैं, आईकैप के सोल्यूशन से मिलती हैं। इस वैल्यू पे मैंने थोड़ा डिसएग्रीमेंट किया है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का मजीद है, उसको कल करेंगे। उसके बाद कल ही इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर डिसीजन मेकिंग, उस पर भी बात शुरू कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।